ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दिनेश विश्वास जी का, जो आज विषय ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पार्किंसंस, जिसको हम कंपात भी कहते हैं। वो क्यों होती है, उसके कारण क्या है और उसके उपाय कैसे हो सकते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार उसका निदान या उपचार कैसे किया जा सकता है। मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब का परिचय कराएं। वैसे तो हम जानते हैं उनके विषय में, कई बार हम लोगों को मार्गदर्शन दे चुके हैं अलग अलग विषय पे, लेकिन फिर भी कुछ साधक हमारे नए जुड़ते हैं, उनके लिए औपचारिकता बस कराना जरूरी है। अनिल जोशी जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अनिल जोशी जी। जी, धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम डॉक्टर दिनेश विश्वास जी एक बार फिर हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आयुर्वेद के साथ आध्यात्मिक चिकित्सा, ये आपकी विशेषज्ञता या स्पेशलिटी है। और आपने वाराणसी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से बीएमसीए किया, फिर कुछ डिग्रीज आपने दिल्ली इग्नू से भी ली, चेन्नई विश्वविद्यालय से भी ली, और बाद में फिलीपींस से भी आपने स्पेशल प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप जो काया बंधु मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि बरेली में इस समय आयुर्वेद के कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और उसमें से ही आपका प्रमुख जो हॉस्पिटल है वो काया बंधु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसके आप निदेशक हैं, और JBDG हेल्थ केयर सेंटर में आप कंसल्टेंट हैं। और आप जैसे बताया गया कि आयुर्वेद के साथ साथ जो आध्यात्मिक चिकित्सा है उसके भी आप विशेषज्ञ हैं। तो शरीर मन और आत्मा का जो संतुलन है जिसकी बात योग करता है, आप उसी में विशेष रूप से आपकी विशेषज्ञता है। आज का जो हमारा चर्चा है वो पार्किंसन को लेकर है। और पार्किंसन एक ऐसी चीज है, जब कई विषयों की बात हो रही थी तो ये पिछले 3 सालों से ये लेक्चर्स चल रहे हैं। ये पहला पार्किंसन पर लेक्चर, और किसी में कम किसी में ज्यादा, ये एक बड़ी आयु में विशेष रूप से ये समस्या हो जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही उपयोगी आज की जो चर्चा हमारी रहने वाली है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको ध्यान से सुने, सुनते हुए नोट्स भी लें, और अगर ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं तो उस समय हम प्राणायाम भी कर सकते हैं। जो पहली बार जुड़े हैं या कई लोग नए जुड़े हैं तो उनके लिए हर रविवार को हमारी एक इस प्रकार से जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं, और रोज सुबह 5:30 से 6:15 आसन और 6:15 से 7 प्राणायाम की कक्षा होती है। तो आप सब लोग भी आ सकते हैं। मैं पुनः डॉक्टर दिनेश विश्वास जी का स्वागत करता हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात रखें। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सब तक? पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर कर जी जी, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके, सबको नमस्कार, सुप्रभात। और आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं, आप जब तक सर मेरा परिचय दे रहे थे तो मैं थोड़ा नोटेशन बना रहा था कि मुझे क्या क्या बात रखनी है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी बातें रहती है दिमाग में, समय हमारे पास निर्धारित होता है तो चीजें निकल जाती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को एक सामंजस्य तारतम्य में बैठाने का, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है और आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और किस तरीके से दोनों ही जो विधाएं हैं उसमें जो सिम्टम्स हैं वो तो बिल्कुल सेम है, बट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो दोनों ही चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले पार्किंसोनिज्म। तो ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, स्पेशली जो एल्डरली पेशेंट्स हैं हमारे, जो बुजुर्ग हैं, हमारे वृद्धजन हैं, उनमें ये देखने में आया है कि 50 साल के बाद ये बीमारियां धीरे धीरे घर करने लगती हैं। उसके पीछे का कारण है, कारण क्या है कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये, इसको शरीर इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एलोबरेट करें तो क्षीयते इति शरीरम, अर्थात वो चीज जिसका हर पल क्षरण हो रहा है उसको शरीर कहा जाता है। तो मैं तो इसको बीमारी मानता ही नहीं हूँ, ये बेसिकली डिसऑर्डर है। और एक, जैसे जैसे हमारा शरीर
उम्र बढ़ती चली जाती है इस शरीर की, तब वैसे वैसे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों का क्षरण होता चला जाता है। तो वो पहले जैसा नहीं रह सकता है। तो कभी भी कोई भी डिसऑर्डर को आप जब डिजीज मान लेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा मुझे बीमारी हो गई, बट बल्कि वो बीमारी नहीं है। आपकी एक जो चयापचय क्रिया है आपके शरीर की, उसके अंदर कोई थोड़ा सा डिसऑर्डर आ गया, यानी कि जो चीज ओरिएंटेड है उसके अंदर डिसओरिएंटेशन आ गई है। तो प्रॉब्लम ना मान के, डिजीज ना मान के, इसको एक सिचुएशन माने और उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करना है, तो उसके तरफ अगर हम जाएंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, तो मुझे लगता है वो कंडीशन ज्यादा पेशेंट के लिए सुलभ हो जाती है। क्योंकि आप उसको डरा नहीं रहे होते, आप उसको ये नहीं कह रहे होते हो कि अब तो ये बीमारी हो गई है, सही नहीं होगा और अब आपकी कंडीशन डिटोरिएट होती चली जाएगी। तो उसमें पेशेंट का क्या होता है, शरीर तो परेशान है ही, अगर आपने उसको ऐसी चीजें बोल दे दी तो उसका मन भी परेशान हो जाता है, और जो मन और शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और ऐसे पेशेंट मैंने देखा है कि 6 महीने, 1 साल में ही इतने ज्यादा डिटोरिएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि अब तो मैं कभी सही नहीं हो सकता और मुझे तो ऐसी बीमारी लग गई कि मुझे इस बीमारी के संग ही जीना पड़ेगा जिंदगी भर। लेकिन हम अगर उसी समय पे उसको काउंसलिंग करें कि सर न, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शरीर थोड़ा जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ चीजों में हमारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो आप ये इस बीमारी से, इस जो कंडीशन है आपकी, जो सिचुएशन है, इससे आप आराम से कोप अप हो सकते हो। बस आपको थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है अपने शरीर की। आपने जिस शरीर से पूरे जिंदगी भर काम किया, अब इस शरीर पे काम करने की जरूरत है। तो अगर इस तरीके से थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो वो कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है पेशेंट की। क्योंकि मैं अपने पेशेंट को, जब भी मेरे पास कोई न्यूली डायग्नोज पेशेंट आ जाता है, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कैनवास बिल्कुल नया है, उसमें कोई चित्रकारी नहीं की हुई है, उसके ब्रेन के मैपिंग नहीं की हुई है। लेकिन जो पेशेंट 5, 10, 15 साल के बाद आता है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन ये मान चुका होता है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता, कोई दवाई मुझे ठीक नहीं कर सकती। और जब ये आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको कोई डॉक्टर, कोई विधा ठीक नहीं कर सकती है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई भी, यहाँ पे कितने योग साधक है इस समय, 38 लोग हैं, इसमें से कोई भी अगर पार्किंसोनिज्म से पीड़ित है या फिर किसी को जानता है, तो आप कोशिश कीजिए उसको मोटिवेट करने के लिए, और जो जानकारियां मैं आपको दूंगा आज, उसको पहुंचाइए उस तक। तो सबसे पहले हम लोग, चूंकि मैं आयुर्वेदिक क्षेत्र से आता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आयुर्वेद में इसकी गणना की गई है और क्या क्या उल्लेख है। तो संहिताओं में वातज, नानतमज विकारियों विकार जो बताए गए हैं, वो 80 प्रकार के डिजीज बताई गई हैं। उन डिजीज में से कम्पात भी आता है। अलग अलग जो हमारे महर्षि आचार्य रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग नाम इससे दिया है। किसी ने वेपथु बोला है, किसी ने कंपवात बोला है ना, और अलग अलग तरीके से इसको बोला है। तो इसके बेसिकली 4 लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो लक्षण होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं देह विभ्रम। देह विभ्रम का क्या मतलब होता है? देह मतलब शरीर हो गया, विभ्रम मतलब हो गया पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, जिसको हम लोग आयुर्वेद में देह विभ्रम बोलते हैं। दूसरा बोला गया है इसमें लक्षण, कर पाद तल कंप, यानी कि ट्रेमर्स इन दी हैंड एंड लेग्स, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा है मति क्षीण, यानी कि आपको डिमेंशिया की परेशानी हो जाएगी, यानी कि आपको भूलने की दिक्कत हो जाएगी, कोई भी चीज आप रख के भूल जा रहे हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है उसमें। निद्रा भंग, यानी कि नींद नहीं आना। तो ये बेसिकली 4 लक्षण है जिसको आप पहचान सकते हो। और ये कोई बीमारी आपको पैथोलॉजिकली या फिर इन्वेस्टिगेटिवली, यानी कि कोई ऐसी टेस्ट नहीं होता जिससे आप ये पता लगा लो कि इसको पार्किंसोनिज्म है। तो ये सिम्टम बेस्ड ही आप पहचान सकते हो, लक्षणों के आधार पे ही पहचान सकते हो। तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण आप में दिखाई दे रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आगे जाके डेट में लीड टू दी पार्किंसोनिज्म। तो सबसे पहला क्या हुआ? दे विभ्रम। दूसरा क्या हुआ? कर पाद ताल कंप, यानी कि ट्रेमर्स इन दी हैंड, यानी कि हाथ पैर कपकपाना। तीसरा क्या हुआ? मति क्षीण। मति क्षीण का मतलब क्या हुआ? डिमेंशिया, यानी कि भूलने की बीमारी। और चौथा जो लास्ट है वो है निद्रा भंग, यानी कि इंसोम्निया, नींद ना आना। तो इन 4 लक्षणों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि आपको पार्किंसनिज्म है। ऑन द सेकेंड हैंड, अगर हम एलोपैथ से, मॉडर्न साइंस से इसको कोरिलेट करें, तो उसमें भी 4 तरीके के लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहला क्या बताया गया? रिजिडिटी, यानी कि आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? रिजिड हो जाएगी, यानी कि स्टिफ हो जाएगी। दूसरा क्या बताया गया? ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया का क्या मतलब होता है? कि आपका जो एक मूवमेंट है,
वो मूवमेंट ठीक नहीं होना। तीसरा ट्रेमर, ट्रेमर बताया गया उसमें कि आपको कपकपाहट हो सकती है। और चौथा इम्पेयर्ड बैलेंस, यानी कि आपका जो बैलेंस है, गेट है, वो ठीक नहीं होगा, आप कभी भी गिर जा सकते हो किधर भी। तो ये चार लक्षण लगभग लगभग वही बताए गए जो 3,000 5,000 साल पहले हमारे महर्षियों ने बताया। तो लगभग लगभग जो सिम्टम्स की मैं बात करता हूं तो लगभग लगभग वही है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या कारण है। तो जैसे कि मैं पहले भी अपने व्याख्यानों में या और भी जो आपके प्लेटफॉर्म पे जो डॉक्टर्स आए होंगे, वैद्य आए होंगे, तो उन्होंने बताया होगा कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद का है वो वात पित्त कफ इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमता है। कि अगर ये जो तीन दोष हैं, दोष इसको क्यों बोला गया, क्योंकि अगर ये अपनी साम्य अवस्था में तो शरीर को धारण करती हैं, लेकिन अगर ये अपनी वृद्धि अवस्था में या फिर क्षीण अवस्था में, यानी कि अपने लेवल से, नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए या कम हो जाए, तो दोनों ही अवस्था में रोगों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इसको इसलिए दोष बोला गया है, दूषणात् धात्वा, यानी कि ये हमारे धातुओं को दूषित करते हैं, तो इसलिए इनको दोष बोला गया। तो मैं यहाँ पे जो कंपवात की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेटस होता है, यानी कि जो एक मैं ये कह सकता हूँ कि लेवल होते हैं वात पित्त कफ के, वो कैसे होते हैं उसको थोड़ा समझना है। तो इसमें पित्त जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, और वात और कफ दोनों ही अवस्था में बढ़ जाते हैं। वात सबसे ज्यादा बढ़ता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन होती है। एक होता है वृद्धतम, वृद्धतर और वृद्ध। तो यहाँ पे क्या है, पित्त जो होता है वो क्षीण हो जाता है, यानी कि अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। वात जो होता है सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, और कफ भी साथ में बढ़ता है। अब देखिए होता क्या है, तीनों के ही लक्षण समझने की जरूरत है। देखिए जो वात होता है वो बॉडी के अंदर जितना भी मूवमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, अगर वो अपने नॉर्मल लेवल में है। अगर जैसे देखिए हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, तो वो ट्रेवल कराने का काम किसका है, वात का है। मैं बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलना है, वो दिमाग में मैंने सोचा, वो सोचने का काम कौन कर रहा है, वो सोचने का काम कर रहा है पित्त। और उसको बॉडी में फिर एग्जीक्यूट कराने का काम कौन कर रहा है, वात। अब इसको चलाने का काम कौन कर रहा है, तो वो जो फैसिलिटेशन है उसमें कफ रोल निभा आता है, क्योंकि कफ का लेवल नॉर्मल होगा तभी वो क्या करता है, नॉर्मली ट्रेवल करता है। कोई भी मैसेज बॉडी में ट्रेवल करना है तो कफ अपने नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए, तभी वो ट्रेवल कर पाता है। अगर वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो उसके ट्रेवल, यानी कि बात का जो ट्रेवल करना है या फिर किसी भी चीज को, मैसेज को वो लेके जा रहा है बॉडी के अंदर, तो उसको क्या कर देगा, हिंड्रेंस पैदा कर देगा। तो वो हिंड्रेंस पैदा कौन करता है, करता है कफ। तो यहाँ पे जो कंडीशन आती है वो आती है वात बढ़ जाता है, कफ भी बढ़ता है, लेकिन वात से कम, और पित्त कम हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे एक बॉडी में एक वो आया कि कंपवात, कंप क्यों हो रहा है, कंपन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके रास्ते में हिंड्रेंस। अब जैसे कोई रोड है, अगर वो स्मूथ है तो आप आराम से चले जाओगे, बट वहीं पे ब्रेकर अगर होंगे तो क्या होगा, बार बार आपको झटके खाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में यही होता है, ब्रेन से मैसेजिंग गई कि ये मुझे बोलना है, लेकिन और इस तरीके से हाथ हिलाना है, लेकिन कफ ने क्या किया, उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करी। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कपे कंपन आएगा। तो ये कंपन करने का काम कौन करता है, वात में, वात के रास्ते में हिंड्रेंस पैदा करने की वजह से कफ ने किया। तो यहाँ पे वात वृद्धतम होता है, कफ वृद्धतर होता है, यानी कि वात से थोड़ा सा कम, और पित्त क्षीण अवस्था में चला जाता है। अब कफ जब कहीं पे भी होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आलस्य आता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। जैसे आप अगर किसी मोटे आदमी को देखो और किसी पतले आदमी को देखो, पतला आदमी परिचायक है किसका, वात का, स्मूथली अपना सारा काम कर रहा है ना, एनर्जेटिकली। बट अगर मोटा आदमी है, यानी कि उसमें कफ बहुत ज्यादा है, तो वो वात वाले पुरुष के परस्पर थोड़ा सा कम काम करेगा, उसकी जो कम क्या, बहुत कम होगा। अगर आप देखोगे एनर्जी के लेवल में बहुत डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो रिजिडिटी आ रही है, बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, कफ की वजह से आ रही है। तो यहाँ पे जो दो दोष हैं, हमें हमें अगर चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आयुर्वेद में बहुत ही वंडरफुल है, जो दोष कम है उसको आपको क्या कराना है, बढ़ाना है। जो दोष कम है उसको बढ़ाना है, और जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, ताकि सब नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये दोषों की स्थिति होती है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये एक वात कफज व्याधि है, साथ में पित्त क्षीण होने की वजह से वात और कफ और बढ़ जाते हैं।
अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बात करें कॉन्ट्ररी, तो वहां पे क्या है, वहां पे सिंपल बोला गया कि ब्रेन में एक केमिकल, केमिकल कौन सा, डोपामीन, डोपामीन की कमी की वजह से ये जो सिग्नलिंग है हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी की तरफ नहीं जा पा रही है। अगर मैं इसको मॉडर्न से, आयुर्वेद से थोड़ा सा वो करूं, कंपेयर करूं, तो सिंपल भाषा में बॉडी के अंदर जो पित्त कम हो रहा है, दैट इज डोपामिन। तो हमें क्या करना है, पित्त की वृद्धि करनी है अगर हमें पेशेंट को ठीक करना है। यहाँ पे हम कितना भी बाहर से डोपामिन दे दें, लेकिन आप एक चीज समझ के चलिए, डोपामिन क्या है, अब पित्त का परिचय है, बट बॉडी के अंदर एक ऐसी फिजियोलॉजी बनी हुई है कि वो ऑलरेडी क्या कर दे रही है, पित्त को कम कर दे रही है। क्यों? क्योंकि वात और कफ बहुत बड़ा हुआ है। तो आप कितना भी मॉडर्न मेडिसिन दे करके पित्त को बढ़ाने का प्रयास करो, यानी कि डोपामिन को बढ़ाने का प्रयास करो, लेकिन वात और कफ तो डेली उसको क्या कर दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं। इसलिए आप देखिए, एक एक दिन में चार चार पांच पांच गोली तक पेशेंट सिंडोपा लिवोडोपा की खाता है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, उसके बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप लेवल को बैलेंस कर दे रहे हो तो पेशेंट को तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए ना। जैसे ऐसे समझ के चलिए, अगर मेरे शरीर में पानी की कमी हो गई, तो जैसे ही मैं पानी पीता हूं तो पानी की पूर्ति हो जाती है, तो मैं अच्छा फील करने लगता हूं। बट पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। सोचिए, चार चार पांच पांच छह छह गोली वो हर तीन तीन चार चार घंटे और 6 घंटे तक में ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर वो कमी आप पूर्ति कर दे रहे हो तो पेशेंट को तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए। जैसे कुछ मैं डिजीज बताता हूँ, जैसे थायराइड में क्या करते हैं, जो थायराइड की हार्मोन्स की कमी हो रही है, उसको आप बाहर से ले रहे हो उस टेबलेट को, तो आपकी कमी पूरी हो जा रही है, तो आपकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, आपके बॉडी में भी दिखाई दे रहा है। बट पार्किंसोनिज्म में ऐसा होता नहीं है। बट है क्या कि उनके पास कोई मोडेलिटी नहीं है, ट्रीटमेंट करने का कोई तरीका नहीं है इसके अलावा कि वो जो केमिकल की कमी हो रही है वही आप बाहर से दे रहे हो। लेकिन आप कैसा भी दे दो, जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि अगर एक घर में आग लगी हुई है, ठीक है, आग लगे होने से आप पानी से, या फिर उससे बहुत तेज आग लगी हुई है, वो कितना भी आप पानी डालोगे वो तो पानी को तुरंत वाष्पित कर देगी और आग बुझ नहीं पाएगी। उसी तरीके से बॉडी में जब एक सिस्टम आप कमी के कारण आपके डोपामिन के लेवल को उसने कम कर दिया, यानी कि पित्त को कम कर दिया है, तो जब तक उसके ऑपोजिट आप गुणधर्म नहीं दोगे, लेकिन हाँ, पानी जब बहुत ज्यादा मात्रा में आप दे दोगे तो वो आग बुझ सकती है। तो होता क्या है कि जब जो चीज की कमी है उसके गुण धर्म के ऑपोजिट गुण धर्म वाली चीजें आप अगर दोगे शरीर को, तो आपके ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बरसबर, कि जो चीज है कमी है आप उसी को दे रहे हो। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए, डोपामिन भी क्या करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आप सोचते हो, सोचने का काम किसका है, पित्त का है। पित्त ने सोचा और आप वात ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसे क्या होता है, जो भी चीज आप सोचते हो तो बॉडी के अंदर डोपामिन एक केमिकल होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि नर्व्स के द्वारा वो काम कराता है। तो अगर हम कोरिलेट करना चाहते हैं तो बहुत इजीली कोरिलेट हो सकता है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। लेकिन जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं, ये एक छोटा सा चीज है, अभी आपको सब समझ में आया होगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, और मॉडर्न और एलोपैथिक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसा कोई भी साधक है जिसको अभी तक कोई चीज क्लियर ना हो, क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट टाइम है। हम लोग, अगर किसी को कोई भी डाउट है सिम्टम्स में क्या लक्षण है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देह विभ्रम होता है, विभ्रम होता है, यानी कि जो हमारा पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है। दूसरा, बॉडी के अंदर कर पाताल कंप, यानी कि हाथ और पैरों में क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, निद्रा नाश होता है, और जो हमारी स्मृति भ्रंश होती है। ये चार लक्षण है। और चौथ एलोपैथिक सिस्टम की बात करें तो वहां पे रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया और आपका इम्पेयर्ड बैलेंस और ट्रेमर्स, ये चार है। तो लगभग लगभग सेम सिम्टम्स है। और अगर मैं बात करूं इसके कारण के, तो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि वात और कफज व्याधि है, इसमें वात वृद्धतम और कफ वृद्धतर और पित्त क्षीण हो जाता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बात करें तो वहां पे डोपामीन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी कमी की वजह से क्या होता है, हमारे जो सिग्नल्स हैं ब्रेन से हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं आ पाते। तो दीज आर द सिम्टम्स एंड द बेसिक एटियोलॉजी, कारण जो है वो ये है। अब ओल्ड एज में ही क्यों होता है वो भी मैं तो आपको बता चुका हूं, क्योंकि जितना बॉडी में हम लोग ग्रो करते जाते हैं, एक समय सीमा होती है हर चीज की, हर सेल की प्रॉपर वर्क करने की, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी योग साधक को अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, देन यू कैन आस्क मी,
उसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे कि इसके नेचुरल ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। एलोपैथिक सिस्टम की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सभी को पता है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं करूंगा आयुर्वेद की, तो अभी तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है हो सकता है, उसके बाद हम आगे नमस्कार बढ़ते हैं। सर। नमस्कार सर, एक सवाल था। इसमें कोई वॉइस से रिलेटेड सिम्टम भी होता है कि पेशेंट की जो है आवाज कम हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, हर चीज के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ती है। ब्रेन से जो होता है, एक एक बहुत कॉमन सिम्टम जो हर पेशेंट पे तो देखने को नहीं मिलता, किसी किसी में लाला स्राव भी बढ़ जाता है। यानी कि आपका जो सलाइवेशन, वॉइस में क्या है, आपको मसल्स यूज हैं बॉडी में। अगर आप देखो तो जब आप बात करते हो तो देयर नो ओनली टंग, आपका जो पूरा माउथ है, आपका जॉ है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बिल्कुल होता है, बट ये हर पेशेंट में देखने को नहीं मिलता। एक चीज और देखने को मिलता है जो मैंने अपने पेशेंटों में देखा है, कि वॉइस का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। यानी कि जो जिस मात्रा में, जिस तेजी में वो बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज में जहां पे भी चेष्टा है, जहां पे भी चलत्व गुण है, वहां पे क्या है, वात का रोल है। और वात का रास्ता अगर कफ रोकेगी तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ उसकी एम्पलीट्यूड में भी कमी आती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकता हूँ। Doctor, what you said, can I? Can I? या Okay. Doctor, very well explained. A little difficult subject to understand for the art students like me. लेकिन what you saying, the in total चीज यही है कि वात पित्त कफ. When the यस Vata and Kapha increases and Pitta reduces, that is the time these stages come. Am I right? या बिल्कुल। Okay. Now यहाँ पे the मैं next. एक चीज मैं क्लियर कर दूं, स्थान विशेष होने से बीमारियां अलग हो जाती हैं। इट्स नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ कि वेन एवर वात एंड कफ इंक्रीजेस एंड पिट डिक्रीजेस दैट में लीड टू द पार्किंसोनिज्म, बट द area of disease, area of the increment and the decrement of these doshas is brain, nervous system, our ligament and tendons, then that may lead to the parkinsonism। अगर सपोज कर लीजिए कि मेरा यही कंडीशन मेरे जोड़ों में हो जाए, ठीक है, तो जोड़ों में जब होगा तो that may lead to the osteoarthritis। तो जब स्थान विशेष होगा तभी वो पार्किंसोनिज्म होगा। जैसे अगर हम खाली इसी लाइन को बोलते हैं, वैन, जैसे आपने बोला कि वैन वात एंड कफ इंक्रीजेस एंड पिट डिक्रीजेस दैट में लीड टू द पार्किंसोनिज्म, तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वैन दैट इट हैपेंस इन ब्रेन, nervous system as well as our ligament and tendons, then may lead to the parkinsonism। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक होगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा आगे जोड़ लीजिएगा, क्योंकि स्थान विशेष होना बहुत जरूरी है। कौन से स्थान में संशय करके हमारा दोष बढ़ रहा है, जिसकी वजह से धातु वैषम्य हो रहा है, तो वो हमें चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट, थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ लीजिएगा तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके। सी नहीं के जो भी होता है, पार्किंसन होता है, अल्जाइमर होता है, या नी पेन्स वगैरह होती है, इनमें जो वेरिएशन होता है तीनों का उलट पलट, जो भी थोड़ा भी वेरिएशन होगा तो ये वो वेरिएशन किसको लीड करेगा? मे बी द वेरिएशन कुछ परसेंटेज की वजह से घुटने में दर्द हुआ, इसका मतलब प्रॉब्लम घूम फिर के वहीं पे आती है कि योर बात कप एंड इस समय जो है वेरिएशन हो रहा है, उसके वजह से जगह जगह पे ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। यस यस बिल्कुल। ओके, आगे चलें, और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। सर, कभी ठीक है। कोई आदमी दौड़ करके आता है या क्या कहते हैं, कुछ कार्य इस तरह का करता है, उसके बाद यदि हम उससे कहते हैं कि तुम चाय का गिलास पकड़ो या ये करो, तो उसका चाय का गिलास उस समय हाथ कांपता है, क्या ये भी पार्किंसंस का ही लक्षण है? नहीं, देखिए, कंडीशनल और सिचुएशनल रहेगा तो कुछ नहीं है, ये हमेशा होना चाहिए, पूरे दिन भर होना चाहिए। सिर्फ सोते वक्त पेशेंट को रिलैक्स होता है, बाकी पूरे दिन होना चाहिए। अगर आपका ऐसा हो गया, कभी कभी तो क्या होता है, आपने किसी को डांट दिया तब भी होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर समय पे बात बहुत बढ़ जाती है। और कफ क्या होता है, अगर कफ की स्थिति सही नहीं है,
देखिए अगर वात विशुद्ध होगा तो आप उसको दूसरे लक्षण आ सकते हैं, लेकिन अगर कफ जहां पे भी लगा होगा उसके संग तो फिर वो ट्रेमर आने लगता है, डर जिसे कहते हैं, है ना। जैसे ही वो डर की अनुभूति उसे होगी, अगर आपने किसी को डांट दिया तो भी हाथ पैर कांपने लगते हैं ना, या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कोई तो भी बात बढ़ जाता है। तो गुस्सा आना, डर लगना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वात। और जब इसके संग कफ लगा होगा तो इस तरीके की चीजें हो जाती है, क्योंकि अगर किसी को डर लगता है तो हर किसी में ट्रेमर नहीं आते हैं, बट किसी किसी में ट्रेमर आता है, वो कांपने लगता है ना। तो थैंक यू। जब भी कफ लगा होगा तभी होगा, और वो सिचुएशनल होगा, क्योंकि जैसे ही वो कंडीशन, उसका डर मन से खत्म हो जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो पार्किंसोनिज्म एक परमानेंट सिचुएशन है, वाइल ऑल दीज थिंग जैसे आपने बताया कि दौड़ के आ रहा है या फिर कोई भी सिचुएशन की वजह से कप कप कपाने लगा, जब वो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, उसका वात नॉर्मल हो जाएगा, तो उसका ये ट्रेमर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा साधक बढ़े हैं तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। अभी तक का जो टॉपिक है वो है पार्किंसोनिज्म, और ये एक स्टडी में पाया गया है कि हर 1,000 लोगों में 2 लोग पार्किंसोनिज्म के शिकार होते हैं, और इसकी एज मोर देन 50 है। पार्किंसोनिज्म को आयुर्वेद में कंपवात बोला गया है, वातज नानात्मक विकारों में इसको रखा गया है, और इसके 4 मेन लक्षण जो आयुर्वेद में बताए गए हैं वो बताया गया है। एक तो देह विभ्रम, देह विभ्रम का मतलब होता है आपका पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, दूसरा आपको मति क्षीण यानी कि डिमेंशिया बताया गया है, तीसरा कर पाद ताल कंप यानी कि हाथ और पैर कांपने लगते हैं, और चौथा बताया गया है निद्रा नाश यानी कि इंसोम्निया। मॉडर्न की बात करें वहां पे 4 सिम्टम है, रिजिडिटी यानी कि बॉडी सख्त हो जाती है, ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि हाथ, आपका जो चेष्टाएं हैं, आपकी जो वर्किंग है उसकी वर्किंग में थोड़ी सी कमी आ जाती है, उतना फ्रीली आप नहीं कर सकते हो, ट्रेमर्स एंड इम्पेयर्ड बैलेंस। तो ये लगभग लगभग 4 जो लक्षण बताए गए हैं वो लगभग लगभग ठीक है। देखिए मॉडर्न साइंस अभी मुश्किल से 200 साल पुराना है, लेकिन आयुर्वेदिक 3,000 वर्ष 5,000 वर्ष पहले जो हमारे महर्षियों ने लिख दी है, तो आप देखिए कितना साइंटिफिक थे उस समय पे, जबकि कोई भी डायग्नोस्टिक टूल नहीं था उनके पास। और एक चीज जो ज्यादा अच्छा बताया उन्होंने कि इंसोम्निया भी होता है, जबकि मॉडर्न में इंसोम्निया को कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन ये देखने में आया पेशेंट को नींद कम होती है, और मति क्षीण भी होता है, डिमेंशिया थोड़ा सा भूलने की परेशानी भी हो जाती है। तो आयुर्वेद मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी यहाँ पे स्कोप है एलोपैथी में कुछ चेंजेस के। और अब हम बात करते हैं, दूसरा हमने बोला कि क्या कारण है आयुर्वेद में कंपवात के और पार्किंसोनिज्म में मॉडर्न में। तो देखा गया कि जो वात है वो बढ़ जाता है, पित्त कफ बढ़ जाता है, लेकिन वात ज्यादा बढ़ता है, वृद्धतम होता है, और कफ वृद्धतर होता है, और पित्त क्षीण हो जाता है। कॉन्ट्रेरी मॉडर्न में क्या देखा गया है कि जो एक केमिकल होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, दैट इज डोपामिन, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दैट में लीड टू दी पार्किंसोनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि पेशेंट को काउंसलिंग देने की जरूरत है, एजुकेशन देने की जरूरत है, ना कि उसको हमें डराने की जरूरत है। हमें उसको बोलना है कि कुछ चीजें, जैसे अब मैं बात करता हूं कि वात को बढ़ाने वाली जो चीजें होती हैं और कफ को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं उसको तुरंत बंद कर देना है। आयुर्वेद का पहला कॉन्सेप्ट है निदान परिवर्जन। यस, निदान परिवर्जन यानी कि जो भी उसके कारक द्रव्य है, उपादान द्रव्य है, जो कि हमारे वात और कफ को बढ़ा रहे हैं, उसको हमें खत्म कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या नहीं लेना है, हमें नहीं लेनी है ठंडी चीजें, हमें नहीं फ्राई वाली चीजें हमें लेनी है। जैसे लोग चने को भून खा लेते हैं, या फिर हम लोग उसको जो आपके होते हैं दाने को भून के खा लेते हैं, फिर हम लोग मूंगफली खाते हैं, इस तरीके पॉपकॉर्न्स, इस तरीके की चीजें हमें नहीं लेनी है। हमें ठंडी जगहों पे नहीं जाना है। अभी जैसे अभी विंटर्स का समय आ गया है, तो विंटर्स में बहुत दिक्कत होती है पार्किंसोनिज्म को। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे लक्षणों को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जब वात और कफ बढ़ेगा तो ये सारे लक्षण बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपसे भी से आग्रह है कि इनकी एक लिस्टिंग बना लीजिए, मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा कि वातज आहार विहार और पित्तज आहार विहार के जो एक लिस्ट है वो मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग बेटर समझ पाओ। और ये समय है अभी ठंड का, इसमें वात और कफज व्याधि होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंड बढ़ गई है। अगर आप थोड़ा सा भी इस तरीके का आहार विहार करोगे तो वो सारे के सारे जो गुण धर्म वाली चीजें होती हैं
तो एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, अभी दीप जी को दे दूंगा, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा हमें क्या करना है, देखिए आपको कुछ नेचुरल चीजें मैं बताता हूँ आपको। आप अगर हमारे ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ऐसा ही अखरोट को जब आप खोलते हो तो बिल्कुल ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अखरोट एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छा काम करती है, पेशेंट को लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए, कम से कम 2 अखरोट पेशेंट ले। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसको अगर वो, आप लोग तो योग साधक हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अच्छा हमारे ब्रेन के लिए है। ब्रेन के अंदर जितने न्यूरॉन्स है उसको, भ्रामरी प्राणायाम तो इतना अच्छा काम करता है इसमें कि हम पेशेंट को तुरंत कराते हैं और तुरंत उसको बोलते हैं कि 5 मिनट आप भ्रामरी कीजिए, और 5 मिनट भ्रामरी करने के बाद ही उसके ट्रेमर्स कम होने लगते हैं, उसकी चेष्टाएं बढ़ जाती हैं। तो डेट मीन्स वो केमिकल जिसकी कमी हो रही है वो इटसेल्फ बढ़ रहा है ड्यू टू भ्रामरी। योग निद्रा का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। आप योग निद्रा ऐसे पेशेंट को करा सकते हो। आप पेशेंट को एक एफर्मेशन लिख के दीजिए, जिससे क्या हो उसके जो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारे संग वैसा ही होता है। उस एफर्मेशन को आप पेशेंट को दे दीजिए, और पेशेंट को जब वो एफर्मेशन को डेली एट द टाइम ऑफ स्लीप, 2 टाइम उसको करने के लिए बोलिए, एट द टाइम ऑफ स्लीप एंड एट द टाइम ऑफ अवेकनिंग, उसमें अच्छे अच्छे सुविचार लिख के दीजिए उसके हेल्थ के प्रति। तो आप देखोगे वो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। अब बात करते हैं मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट जो है, उसमें देखिए 2 चीजें हैं। मैंने आपको बताया है कि वात और कफ। तो वात जो होता है वो तेलज, मतलब जो तेल की जो हम लोग चिकित्सा करते हैं जितनी भी, उससे वो कम होता है, लेकिन कफ बढ़ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ, जो कई पेशेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो उनको कोई बोल देता है आप मालिश कीजिए, जैसे ही वो मालिश करना स्टार्ट करते हैं उनकी परेशानी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो कफ है वो क्या करता है, बढ़ता है मालिश से, और पित्त वात कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें वात और कफ को साइमल्टेनियसली कम करना है। और अगर आप सिर्फ एक चीज को कम करेंगे तो फिर क्या होगा, दूसरी चीज बढ़ जाएगी। ऐसे पेशेंट में क्या हो जाता है, रिजिडिटी बढ़ जाती है, कंपन तो कम हो जाता है बट वो रिजिड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उनका हाथ पैर इतना रिजिड हो जाता है कि वो इतना पावर लगाने के बाद भी सीधा नहीं हो पाता। तो मेरे, तो वो उसको पेशेंट को काउंसलिंग करना पड़ेगा कि आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट घरेलू मत कर लीजिए कि आपकी परेशानी बढ़ जाए। तो सर्वप्रथम हमें पेशेंट की कंडीशन देखनी है, वात पित्त कफ की जो कंडीशन है, स्टेटस है, उसको देखना है। और सबसे पहले हमें कम से कम उसे 1 से 1.5 महीने पहले शमन चिकित्सा देनी है। शमन चिकित्सा क्या होता है, जो भी हम ओरल मेडिसिन देते हैं डेट इज शमन चिकित्सा। उसके बाद हमको शोधन करना है, यानी कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, वात पित्त कफ है, उसको बैलेंस करने के लिए जो हम शोधन करते हैं वो हम उसको देंगे। तो शमन चिकित्सा अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार होता क्या है कि डॉक्टर्स सारी चीजें बोलते हैं बट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है, और आपके आसपास ही आपको पार्किंसोनिज्म के पेशेंट मिल जाएंगे। तो चूंकि आप योग साधक हैं, योग अगर उनको कराना है तो साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए प्रेरित करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो, इसमें हम लोग देते हैं बृहद चिंतामणि सर रस। एक मिनट, आपका जो वाईफाई का जो सिग्नल है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है कहीं पर आपका, ये थोड़ा 1 मिनट वॉल्यूम रुकिए। का, हाँ, अब अभी ठीक है। देखिए वॉल्यूम, आ रहा जी वॉल्यूम नहीं, नेट। नेट नेट। जो है, इंटरनेट आपका बीच बीच में हैंग हो जाते हैं आपका ना। तो है? इतने पेट के फोन आ रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है, वो मैं काट दिया उनका, हाँ, वो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, और अभी वो ही पूछ रहे होंगे कि शायद सर वही कितने कारण बजे आ था। जाए। ठीक जी है जी सर। जी जी, बाकी अभी अभी सही आ रहा होगा। जी आ रहा है, ठीक। जी, आप लोग लिख सकते हो बृहद चिंतामणि रस, 2 टैबलेट बीडी, 2 गोली सुबह शाम। अश्वगंधा अरिष्ट, क्योंकि हमें पित्त को भी बढ़ाना है, तो जितने भी अरिष्ट होते हैं वो पित्त वर्धक होते हैं। और अश्वगंधा क्या होता है, नेचुरल डोपामिन इंड्यूसर होता है। तो आप लिख सकते हो अश्वगंधा अरिष्ट 20 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले, आधा कप गुनगुने पानी में। और कपी कच्चू एक प्लांट है जिसका जो बीज होता है उसका चूर्ण होता है। तो कपी कच्चू बीज चूर्ण 5 ग्राम सुबह शाम देना है दूध के संग। ये भी क्या करता है, नेचुरल डोपामिन इंड्यूसर होता है, यानी कि पित्त को बढ़ाएगा ये।
और लास्ट गंधर्व हस्तादि एरंड तेल। ये वात कफग्न होता है। अगर हम इसको लगभग 20 ml की मात्रा में, क्योंकि ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और वात और कफ दोनों को कम करता है। तो ये 4 मेडिसिन हमें देनी है एटलीस्ट फॉर 45 डेज। देखिए इसमें बृहदवात चिंतामणि रस थोड़ा सा कॉस्टली है मेडिसिन, अगर वो बियर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस बियर नहीं कर सकता है तो इसका एक ऑल्टरनेटिव लिख लीजिए जो कि सस्ता होता है, उतना इफेक्टिव तो नहीं है बट किंचित मात्रा में तो उसको रिलीफ मिलेगा, एकांग वीर रस। तो ये ट्रीटमेंट है जो कि आप पार्किंसोनिज्म के पेशेंट को दे सकते हो इजिली। इसके बाद 45 डेज के बाद एक पंचकर्म चिकित्सा करनी है। ये इसमें वस्ती छोड़ के आप सब घर पे कर सकते हो। तो हमने अभी आपको जैसे ही बताया कि हम जैसे ही तेल की मालिश करेंगे तो वात तो कम होगा बट कफ बढ़ एक्सक्यूज मी जाएगा। सर, एक बार हाँ जी, मेडिसिन रिपीट कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। लिखिए बृहदवात चिंतामणि रस 2 गोली सुबह शाम, अश्वगंधारिष्ट 20 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले, कपिकच्छु बीज चूर्णम 5 ग्राम बीडी विद मिल्क, दूध के साथ देना है। दूध गर्म रखना है, ठंडा दूध देंगे तो कफ बढ़ेगा। और चाहे तो दूध में थोड़ा सा संस्कार भी कर सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हम वो हमें नुकसान कर रही है तो अगर हम उसमें संस्कार कर देते हैं, संस्कारो ही गुणांतर्धानम, संस्कार करने से उसके गुण के अंतर्धान मतलब गुण को अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो आप लोग दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के और ले सर सकते हैं। थर्ड और थर्ड वन को लिख नहीं पाए प्लीज। कपिकच्छु, कपी कच्छू। क्रॉच भी लिख सकते हैं आप, कौच बीज भी लिख सकते हैं, कौच बीज के नाम से भी मिल जाएगा। कपिकच्छु उसका संस्कृत नेम है, कपिकच्छु मुकुना प्रूरेंस। कौच बीज लिख लीजिए या फिर कपी कच्छु। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ये डॉक्टर साहब, तो इसमें कपी, हाँ आयरन आयल ये नहीं, कपी कच्छु चूर्ण है, कपी कच्छु चूर्ण। और एक ऑयल लास्ट में मैंने आपको बताया था, गंधर्व हस्तादि, गंधर्व हस्तादि एरंड तैलम। इसका 20 ml रात में सोते समय ले सकता है, गुनगुने पानी से भी ले सकता है, नहीं तो 2 घूंट दूध से ले ले। इससे क्या होगा, वात कफ, देखिए सारी चीजें जो मैंने बताई, बृहदवात चिंतामणि रस ये हमारे वात को कम करेगा। अश्वगंध, आपकी आवाज हैंग हो रही है। गंधर्व हस्तादि एरंड तेल ये हमारे वात और कफ दोनों को कम करेगा। ठीक नहीं तो बोलते और कच्छूचूर्ण ये हमारे पित्त को बढ़ाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, वो कॉल आ रही थी। देखिए बृहदवात चिंतामणि रस के आगे लिख लीजिए, वात को कम करेगा, अश्वगंधारिष्ट पित्त को कम करेगा पित्त को बढ़ाएगा, सॉरी। कपिकच्छु चूर्ण पित्त को बढ़ाएगा और गंधर्व हस्तादि एरंड तेल ये हमारे वात और कफ दोनों को कम करेगा। ठीक है। बट ये जो ऑयल की बात कर रहे हैं उसमें आप ही का जो डॉक्टर्स है वो बोलते हैं कि 15 दिन के बाद एक बार लेना चाहिए, नॉट रेगुलरली। कौन बोलता है? आई मीन मे भी मेरे जैसा आदमी। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता है, मॉडर्न डॉक्टर बोलता है? आई स्पोक टू समबडी, उन्होंने बोला कि 15 दिन के बाद एक बार 3 चम्मच ले लीजिए, दैट्स ऑल। बताऊं इसको लेने का तरीका होता है। अगर किसी को प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है तो वो क्या करेगा, 20 ml से स्टार्ट करेगा। जिस दिन उसको लगेगा कि आज मुझे लूज मोशन हो गया, उस दिन डोज आधी हो जाएगी, यानी कि 10 ml हो जाएगी। 10 ml लेता रहेगा 15-20 दिन, 1 महीना। जिस दिन उसे लगेगा आज मुझे फिर से लूज मोशन हो गया है, फिर 5 ml कर देगा। इस तरीके से टैपर इसको देंगे। आपकी आवाज बीच में बिल्कुल रुक जाती है। हाँ वो कॉल आ रही है, क्या बताइए, ये डॉक्टर प्रोफेशन में यही बात होता है कि पेशेंट अगर आपने फोन नंबर दे दिया तो वो कोई भी समय नहीं देखेगा, आपको परेशान कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा सेशन के बाद उनसे।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे हमें इस डिजीज के रिगार्डिंग देना है, तो 20 ml हमें रात में देना है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये खाली इसी बीमारी, कहीं पे भी वातज बीमारी होगी तो बृहदवात चिंतामणि देते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है या फिर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब ये जो गंधक एरंड तेल है, ये हम उन हर जगह पे देंगे जहां पे भी दर्द के संग स्वेलिंग है, जैसे घुटना स्वेल कर गया किसी को तो हम गंधर्वस्तादी एरंड तेल देंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही रहेंगे। समझ रहे ना मेरी बात आप सब लोग? तो ये सारी चीजें आप लिख, इसलिए मैंने आपको आगे लिखा दिया है कि कभी भी अगर आपको दिक्कत हो, कहीं पे आपको लगे अरे यहाँ पे स्वेलिंग है, साथ में दर्द भी हो रहा है, तो आप गंधर्वस्तादी एरंड तेल उसे दे सकते हो, क्योंकि आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वो सिर्फ स्थान विशेष पे बीमारी तो चेंज हो जाती है, बट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम रहता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कई लोग दशमूल अरिष्टिक आता है, वैद्यनाथ वालों ने बोतल पे ही लिख दिया है कि महिलाओं की बीमारी में लाभप्रद। अब वो हम लोग कमर की जब बीमारी होती है, किसी को कमर में जब दर्द होता है तो हम उसमें भी लिख देते हैं, तो पेशेंट कहते हैं सर ये तो महिलाओं वाली दवा दे दी आपने। तो होता क्या है, किसी का मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होता है, बट जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम ही और स्वतंत्र रूप से, और अगर आप दूसरी तरफ भी देखोगे तो कहीं पे भी सही एक जैसा ही लागू होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया शमन चिकित्सा। अब हम लोग बात करते हैं शोधन चिकित्सा पे। देखिए शोधन चिकित्सा में भी आप लोग घर पे सारी चीजें कर सकते हो। आयुर्वेद बेसिकली क्या है, एक व्यवहारिक ज्ञान है, और वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर डॉक्टर है तो वही चिकित्सा कर सकता है। आप जितने योग साधक है, मैं तो सबसे बोलता हूं कि सब लोग आयुर्वेद पढ़िए। आप लोग चरक संहिता पढ़ लेंगे तो आप एक अच्छे फिजिशियन बन जाएंगे। देखिए सर्जरी के लिए तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चरक संहिता अगर पढ़ लो और अष्टांग हृदय, यानी कि जो अग्निवेश जी का अष्टांग हृदय है, उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो एक बहुत अच्छे आप लोग योग साधक के संग एक योग चिकित्सक भी बन सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सिद्धांत को अच्छा से समझते हो तो आप लोग अपना घर का, अपनों का और अपने दोस्तों का, मित्रों का, सबका ट्रीटमेंट आप आयुर्वेदिक कर सकते हो। क्योंकि ये इसको आयुर्वेद, क्योंकि देखिए जिस समय पे चरक संहिता लिखी गई उस समय कोई कोई डिग्री तो थी नहीं। वो क्या थे, उन्होंने अनुभवों के आधार पे और जो उनके एक दिव्य दृष्टि थी उसके आधार पे उन्होंने चिकित्सा करना स्टार्ट करी। ठीक है। ये तो अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हो तो ही ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग आयुर्वेद को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बेटर होगा। अब बात करते हैं हम लोग शोधन चिकित्सा की तरफ। शोधन चिकित्सा में दो चीज मैंने आपको बताया, अगर हम तेल की मालिश करेंगे तो वात तो कम होगा, बट क्या हो जाएगा, हमारा कफ बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, आवाज आ रही है ना सर मेरी? जी डॉक्टर साहब, बीच बीच में ना कट जाते सर हैं, हो दूसरा जाते डिवाइस हैं। से जुड़ सकते हैं क्या? दूसरे हाँ, डिवाइस से जुड़ आप सकते अगर हैं? प्लीज दूसरे डिवाइस से जुड़ दें ना तो ठीक रहेगा। दूसरा डिवाइस तो नहीं है क्या? या फिर कोई दूसरा मोबाइल नंबर? फिनिश किए हम लोग। मैं क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा बिल्कुल आधा कि सुनाई दे रहा है। अगर आप लोग शोधन चिकित्सा की मैं बात करूं तो शोधन सारी चीजें जो हो सकती हैं घर पे हो सकती है, बस एक चिकित्सा डेट इज वस्ती चिकित्सा वो नहीं हो पाएगी। तो वस्ती चिकित्सा के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बस दो चीजें जो आप कर सकते हो,
सॉरी सर, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई पिछले 1 मिनट में। कुछ आप देखें तो कहीं पर नेटवर्क की आपकी कोई प्रॉब्लम है? इट्स नॉट अ नेटवर्क इशू, फोन इतने आ रहे हैं। अच्छा, मैं बस बस कंक्लूड ही कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्नेहन आपको अगर हम तेल एक सेकेंड, आप ना अगर वीडियो ऑफ करके बोलेंगे ना तो शायद ज्यादा आपका वो रहेगा। नेट है ना, क्योंकि नेट ठीक, आपका शायद वीक है। नहीं नेट नहीं वीक है सर, फोन इतने ज्यादा आ रहे हैं ना, जब फोन आता है ना तो ये जूम हाँ खत्म हो जाता है, जूम से सिग्नल चले जाते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी अगर हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा वात तो कम होता है बट कफ बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट चिकित्सा करनी है। एक दिन मुझे क्या करना है, स्नेहन चिकित्सा करनी है, या फिर सुबह मुझे स्नेहन करना है तो शाम को मुझे रुक्षण करना है। रुक्षण आप कैसे कर सकते हो, कुछ चूर्ण होते हैं हमारे, लिख सकते हो आप लोग, जैसे कोल कुलत्थादि चूर्ण लिखिए। कोल कुलत्थादि चूर्ण और कोट्टम चुक्कादि चूर्ण, ये दो चूर्ण है जो कि क्या करते हैं, कफ को कम करने का काम करते हैं शरीर के अंदर। तो अगर हम लोग सुबह धनवंतरम तेल से अगर मालिश कर रहे हैं तो हमें शाम को क्या करना है, उस चूर्ण से मसाज करना है। तो ये दो चीजें जब साइमल्टेनियसली आप करोगे तो एक तो कफ भी, वात कम होगा आपका तेल से, और कफ कम होगा आपका रुक्षण से। तो ये दो तरीके के चूर्ण, इसको मिक्स कर लेने हैं आपको हल्का सा गर्म करके पूरे बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्वर्तन, पाउडर मसाज, ये आपको करना है। ये आप साइमल्टेनियसली करते रहोगे, आप देखोगे पेशेंट के अंदर 1 महीने में, जो पेशेंट चल भी नहीं पा रहा है वो पेशेंट आपका चलेगा आपकी आंखों के सामने। तो ये बहुत वंडर है आयुर्वेद के कि किस तरीके से सिर्फ लोकल एप्लीकेशन करके आपने पे धनवंतरम तेल से मालिश करी, और शाम को अगर आपने उद्वर्तन किया कोट्टम चुक्कादि चूर्ण और कोल कुलत्थादि चूर्ण, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। सर पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा फाया ले लेना है रुई का, और एक घी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मी घृत, नाम लिख सकते हैं आप लोग, ब्राह्मी घृत। उस घृत को आपको हल्का गुनगुना करना है और उस फाये को उस घी में लगा करके, और सर में, सर का जो बिल्कुल बीच वाला पोर्शन जो होता है ना, जिसको मूर्धा बोलते हैं, वहां पे आपको रख के एक पट्टी बांध लेनी है। हल्का सा आप केले का पत्ता ऊपर से रखेंगे या फिर आप अंडुआ का पत्ता रख सकते हैं, और आप रात भर उसको एक स्लिंग से, मतलब एक कपड़े से या फिर एक पट्टी ले लीजिए, उससे बांध दीजिए, जैसे हम लोग सर पे चोट लगती है तो बांध लेते हैं उसी तरीके से। तो ये 3 तरीके हैं जो कि आप घर पे बैठ के एज अ पंचकर्म, एज अ शोधन चिकित्सा आप कर सकते हो। तो ये तीनों चिकित्सा आप कर सकते हो। एक बस मात्रा वस्ती है जो कि आप घर पे नहीं दे पाओगे, उसको आपको डॉक्टर के पास जाके ही लेना है। तो बहुत तरीके के ऑयल होते हैं जो कि वात और कफ दोनों को ही बैलेंस करते हैं, और तो उसको आप यूज कर सकते हो। लाइक आप इसमें महामाश तेल का यूज कर सकते हो। अ, एक तेल होता है जो आपको, कोई तेल अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो कि तीनों दोषों को बैलेंस करता है, डेट इज महानारायण तेल। तो महानारायण तेल का यूज आप कर सकते हो वस्ती के रूप में। इसमें क्या होता है, आपके गुदा मार्ग से एक ऑयल डाला जाता है जो कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेना है। जैसे आपने खाना खाया और उसके बाद तुरंत आपको लेना होता है। तो ये ऑयल 1 महीने तक रेगुलर लोगे तो आपके पेशेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाने वाले हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन चिकित्सा के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो मैंने आपको क्या बोला, ये एक डिसऑर्डर है। इसको ओरिएंटेशन यानी कि ऑर्डर में लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी अपने बॉडी को डे टू डे। जैसे अभी क्या है, मौसम ठंडा होगा तो वात भी बढ़ेगा, कफ भी बढ़ेगा। उधर मार्च के मौसम में आपको फिर से कफ बढ़ता है, क्योंकि जो अभी इस समय कफ इकट्ठा हो जाता है वो वहां पे सूर्य की रोशनी से, जैसे ही सूर्य उत्तरायण में जाता है तो जो सूर्य की ऊष्मा होती है उससे वो कफ का विलयन होता है, और जैसे ही कफ का विलयन होता है तो कफज व्याधि बढ़ जाती है। तो उस समय पे अगर आप वमन कराते हो पेशेंट का तो बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद आपका जो प्रावट ऋतु होता है, यानी कि जो बरसात का जो समय होता है, उस समय भी बात बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पुरवाई चल रही है, इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं। तो लोगों के अगर जोड़ों में दर्द होता है तो कहते हैं पुरवाई चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उस प्रावट ऋतु में यानी कि बरसात से जस्ट पहले उस समय भी वात बढ़ता है। तो उस समय पे भी अगर आप अपनी बस्ती चिकित्सा, अगर आप 10-15 दिन की भी बस्ती चिकित्सा करवा लेते हो तो आपको बेटर होने लगता है। और उसके बाद पित्त बढ़ता है एक समय पे शरद ऋतु में, तो उस समय तो पेशेंट को अच्छा फील होता है। जितने उनका सितंबर नवंबर के बीच में, यानी कि इस ठंड से पहले
पेशेंट को अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे है क्या, पित्त। तो ये पूरा हमें ऋतुचर्या के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से हमें अपने आप को हो सकता है कब, जब आप ऋतुचर्या, दिनचर्या और दोषों की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रीटमेंट करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन अबाउट दिस कंपवात पार्किंसोनिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए मॉडर्न मैंने इसलिए बिल्कुल टच नहीं किया क्योंकि वो एक ही गोली है जो, और दो तीन गोली और आती हैं अलग तरीके की मेडिसिन जो कि काम वही करती हैं, डोपामिन बढ़ाने का प्रयास करती है, बट बॉडी का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। कितना आप डोपामिन बाहर से दे दो, पेशेंट के अंदर चेंजेस नहीं आने वाले होते हैं। और मैंने देखा है पेशेंट 6-6 गोली तक भी, 8-8 गोली तक भी खा रहा होता है हर 4-3-3 घंटे पे, तब भी पेशेंट के अंदर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा मैं समझा पाया हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी माता जी 96-7 की एज में है, तो उनका दो जी तीन दिन से मतलब कफ और पित्त बढ़ा हुआ था, तो उनके पैरों में बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। तो मैंने ये पीड़ा हट आयुर्वेदिक तेल दिया है, तो क्या इससे आराम मिलेगा? आयुर्वेदिक का है। नहीं, नेट नहीं है, नेट नेट नहीं है। प्रॉब्लम नेट की है। वो नेट गड़बड़ कर रहा है, नेट गड़बड़ करता है। टाइम तो है, नहीं वो नेट गड़बड़ कर। क्वेश्चन पूछ रहा था कोई, बताइए मैम जी। हाँ जी जी, मैं पूछ रही थी रेखा गुप्ता। मेरी माता जी 97 है, तो उनका 2 दिन से कफ और पित्त बढ़ा हुआ था, वो थोड़ी उल्टी हाँ वगैरह हो गई थी, तो जी उनके पैरों में बिल्कुल मतलब ताकत सी चली गई थी। तो मैंने कल हाँ। आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया है, तो ये पीड़ा हट तेल दिया है, उससे उसकी मालिश की है उनकी, तो इससे आराम मिलेगा? पीड़ा हर तेल, एज कितनी है? 97। 97। हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप बस ये ध्यान दीजिए उनके जोड़ों में सूजन तो नहीं है। नहीं ना, सूजन नहीं है। हाँ, सूजन होने का मतलब है कफ बढ़ा। अच्छा अच्छा, नहीं सूजन आप नहीं अगर है तेल लगा केवल। दोगे तो उनकी पीड़ा बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा हाँ तो अच्छा, लगा नहीं। लीजिए, लगा लीजिए, लगा। ओके ओके, थैंक। और टेबलेट भी दे रही हूँ, हालांकि उन्होंने टेबलेट भी दी है जी जी आयुर्वेदिक जी। की। हाँ, तो ठीक है। टेबलेट भी दे रही हूँ। हर कोई ध्यान रखिए, घुटने का प्रॉब्लम कॉमन है। अगर किसी को सूजन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां का सूजन कम करना है। तो उसमें बहुत सारे लेप होते हैं आयुर्वेद के, वो लेप आपको लगाना है। जैसे मैंने जो दो चूर्ण बताए आपको, कुट्टम चुक्कादी और कोल कुलत्थादी चूर्ण, इसका आप लेप बना करके थोड़ा सा इसमें विनेगर, इमली का पानी, सेंधा नमक डाल के इसको हलवा टाइप का बना लीजिए, आधा चम्मच सरसों के तेल में उसको लेप करके, और रात में ऊपर से अंडों का पत्ता रख करके ही आप देखोगे 4 से 5-6 दिन में स्वेलिंग सारी सबसाइड हो जाएगी। उसके बाद तेल लगाना है। कोई तेल सर्वप्रथम नहीं लगाएंगे अगर आपका घुटने में स्वेलिंग है या कहीं पे भी स्वेलिंग है। और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब, ये बुक जो है, ये बुक की बात कर रहे थे, ये मैंने देखा कि ये तो संस्कृत में, ये हिंदी में भी है क्या? जी, हिंदी का अनुवाद होता है सर। आप चरक संहिता जब लेंगे ना, तो संस्कृत हाँ, पहले है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद होता है उसका। अच्छा। ये कुछ जी प्रश्न है, ये विशाल जी का प्रश्न है और मनीषा गुप्ता जी के जो डिवाइस से जुड़े हो। विशाल जी आप पूछ लें। जी नमस्कार सर। जो इसमें आपने इनिशियली सिम्टम्स बताए थे, उसमें अगर किसी का डिमनीशिया डोमिनेटेड है कि ब्रेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो ये जो आपने अभी सॉल्यूशन बताया है, तो उसमें डिमनीशिया से रिलेटेड भी आराम रहेगा या उसके लिए देखिए, कुछ अलग? यस यस, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी हमें रिकॉल करना है कोई चीज, ठीक है, रिकॉल करने का जो काम होता है, इसमें होता है एक 3 चीजें होती हैं। एक होता है धी, धृति, ठीक है,
और एक होता है रिकॉल करने का, जो वो होती है। तो जब हम कोई चीज याद करते हैं तो याद करने का जो काम होता है वो होता है पित्त का, ठीक है, और रिकॉल करने का काम होता है वात का। तो यानी कि वहां पे भी वात ही इन्वॉल्व है, और वात अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व होगी तो मे भी हो सकता है कि वहां पे उसका रास्ता कफ ने रोक रखा होगा। डेफिनेटली ये दवाइयां काम करेंगी, बट आपको क्या करना है, इसके संग कुछ चीजें और ऐड करना है जो कि मेद्य होती हैं, जैसे ब्राह्मी वटी ऐड करना है आपको, ठीक है, स्मृति सागर रस ऐड करना है जहां पे डिमेंशिया प्रोमिनेंसी है, या फिर मेधा सागर रस आता है वो ऐड करना है। तो कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट मोडेलिटी हल्की सी चेंज हो सकती है। बाकी शिरोधारा का बहुत अच्छा रोल है, अगर किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी पंचकर्मा विधा में आती है। तो शिरोधारा के लिए तो आपको सेंटर्स पे जाना होगा, बट उसका जो एक हमने एक कॉम्प्लीमेंट बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री सिरोपीछू, यानी कि आपको एक छोटा सा फाया लेना है, उसको वो आपको ब्राह्मी घिरत में रख करके फिर आपको सर पे लगा लेना है और उसको पट्टी बांध लेना है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। बाकी किसी ने पूछा रुक्षण के बारे में एक बार, तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके के चूर्ण आपको लेने हैं, कोल कुलत्थादि चूर्ण और आपका कोट्टम चुक्कादि चूर्ण। इस चूर्ण को आपको हल्का सा मिक्स कर लेना है और गर्म करके फिर जहां पे भी आपका कफ बढ़ा हुआ है वहां पे आपको, या फिर पूरे बॉडी में ही, पार्किंसोनिज्म तो पूरे बॉडी में ही होता है, तो आपको पूरे बॉडी में रब करना है। और इसको रब करने का तरीका थोड़ा सा मैं बता दूं, रोम हर्ष के ऑपोजिट, यानी कि जो आपके बाल होते हैं ना शरीर के, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, उसके सेम डायरेक्शन में नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी एक किसी और का क्वेश्चन बता रहे थे सर आप, जी मनीष जी का शायद। मनीष जी डॉक्टर मनीष साहब, गुप्ता जी। जी जी मैं मैम बोल बताइए। सकता हूँ? सो मच, थैंक यू। हाँ मनीष गुप्ता जी, नमस्कार हाँ सर। नमस्कार हाँ जी, सर, बहुत अच्छा सेशन था। जी, आपने बोला कुल कुल कुत्थादी और कुट्टम चुकादी चुपका, चूर्ण, हाँ ठीक है कोल सर। कुलत्थादि। इसको कुल कुल कुलत्थादी सर, इनको मेरी मदर को घुटने में स्वेलिंग है और वो 86 की है, तो इनको मैं तेल में गरम डेफिनेट, करके और उनको पे लगा सकती हूँ। मैं बता दूं फिर से आपको, आधा चम्मच सरसों का तेल लीजिएगा। अगर एक घुटने में है, दोनों घुटने में है, दोनों में है सर। तो 4-4 चम्मच दोनों चूर्ण में से लीजिएगा। और 4 चम्मच विनेगर ले लीजिएगा, सिरका। और 4 चम्मच इमली, लाल इमली का थोड़ा सा गुनगुने पानी में उसको आप भिगो के रखेंगे तो उसका पानी। और 2 चम्मच सेंधा सेंधा नमक। इसको आप उस तरीके से, जैसे थोड़ा सा पानी डाल के हलवा जैसे बनाया जाता है ना, थोड़ा सा वो रेड हो जाए, तब तक आप थोड़ा सा उसको हिलाते रहिएगा। और उसको दोनों घुटने में अच्छे से आगे पीछे से लेप करके, अंडा का पत्ता ऊपर से एक एरंड पत्र रखिएगा, नीचे से एक एरंड पत्र रखिएगा, हल्का सा सेक के, और रात भर उसको पट्टी बांध दीजिएगा, रात भर बंधे रहे, सुबह आप उसको निकाल दीजिएगा, तो आप देखेंगे 5 से 7 दिन में सारी स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी। उसके बाद महानारायण तेल या धनवंतरम तेल, किसी तेल का आप एक कपड़ा ले लीजिएगा कॉटन का, उसको भिगो के और चारों तरफ से रैप करके, इसको जानू पीछू बोलते हैं, जैसे मैंने सर पे रखने के लिए बोला वैसे आप जानू पीछू करिएगा, तो आप देखिएगा बहुत अच्छा उनको रिजल्ट आएगा। साथ में लिख लीजिएगा, शल्लकी टैबलेट आती है, शिगरू टैबलेट आती है, 2 गोली सुबह शाम इसकी दीजिएगा। चूने का पानी देना स्टार्ट कीजिए आप, और थोड़ा सा मेथी दाना, मेथी दाना आधा चम्मच रात में भिगो के रख दीजिए, सुबह आप उसको दे दीजिएगा, उनको खा लें। और मेथी दाना 15 दिन से ज्यादा नहीं देंगे, चूने का पानी रेगुलर देंगे। आप देखेंगे 1 महीने में आपकी जो माता जी हैं काफी अच्छे से चलने फिरने लगेंगी, और जो भी चेष्टाएं उनकी कम हो गई हैं घुटने से, वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, थैंक ठीक यू है, सो मच सर, थैंक यू। जी अनिल जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नहीं, जी एक मनीष जी पूछ रहे हैं काफी देर से, 1 मिनट आप रुके मनीष जी हाँ पूछिए आप, 1 सेकंड बाकी लोग म्यूट करें। मनीषा गुप्ता जी के जो डिवाइस से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछे, या आपका हो गया है? सर मनीषा गुप्ता का हो गया है, थैंक हो यू गया सर। हो गया। ठीक ठीक है, चलिए वर्मा जी आप पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत ही अच्छा उद्बोधन आपका रहा, कितने ज्ञान से भरे हुए हैं आप। आपको सादर प्रणाम है मेरा। मैं डॉक्टर केसी वर्मा भिवानी से नेचुरोपैथ हूँ। 2 बातें इसमें मैंने आपसे पूछनी है। एक तो जी हमारी जो विकस नर्व है उसके एक्टिवेशन से भी क्या इसमें फर्क पड़ता है। दूसरा प्रश्न जी। ये है कि हमारी छोटी हम्म आंतों में जो गट बैक्टीरिया है वो कई बार हम्म नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो विगस नर्व के माध्यम से ही माइंड में एंटर कर जाते हैं और उस वो प्रभावित करते हैं हमारे मस्तिष्क को। ये 2 बात। और तीसरा ये है कि क्या शिलाजीत लेना
इस अवस्था में कुछ लाभप्रद होगा, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिक एसिड है जो कि हमारे न्यूरो कनेक्शन को एक्टिवेट करता है। ये 3 बातें आप विस्तार से बताइए। जी, देखिए शिलाजीत जो है वो एक न्यूरोटॉनिक की तरह काम करता ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें तभी हमारे बॉडी में प्रभावित होंगी जब तक हमारा वात पित्त कफ का लेवल बैलेंस नहीं होगा। और शिलाजीत तो एज अ न्यूरोटॉनिक कोई भी ले सकता है ओल्ड एज में, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा जो आपने बोला गट बैक्टीरिया, देखिए ये जो हम लोग वस्ती चिकित्सा करते हैं ना, बेसिकली गट बैक्टीरिया के, हमारे जो गट के अंदर जो हमारे इको फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उसी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और वस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा बोला गया है। सारी आधी चिकित्सा एक तरफ और वस्ती चिकित्सा एक तरफ। और वस्ती चिकित्सा का जो लाभ मिलता है वो एकदम से नहीं मिलता है, आपका धीरे धीरे ही मिलता है। और लोगों को ये लगता है कि मेरी 30 वस्तियां हो गई, मुझे लाभ क्यों नहीं मिला। तो पूर्णतः लाभ जो देखना है वो कम से कम आपको 1-1.5 महीने के लिए उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है वो पेशेंट्स की चिकित्सा पद्धति है। अगर पेशेंट के अंदर संयम नहीं है तो आप देखिए, मैं लगभग मान के चलिए 15 वर्ष हो गए मुझे चिकित्सा करते हुए। डायबिटीज पे मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, और कोरोनरी हार्ट डिजीज पे, जो हार्ट अटैक्स आते हैं उस पे। लेकिन 15 साल में मैंने पेशेंट कितने ठीक किए होंगे, मैंने मुश्किल से 1000 नंबर भी मेरा नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जबकि मैं पर डे 5 से 10 पेशेंट देख ही लेता हूँ डायबिटीज के और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। तो मेरा नंबर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, हजारों में होना चाहिए था, 10,000 में। पेशेंट क्यों इतने कम ठीक हुए, क्यों? क्योंकि जो हम लोग निदान परिवर्जन बताते हैं, आहार विहार में जो संयम बताते हैं वो हर कोई कर नहीं पाता है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है। जो वातज व्याधि होती है एटलीस्ट उसमें हमें 1 साल चाहिए होता है, क्योंकि 1 साल में पूरी एक ऋतु, सारे ऋतु कवर हो जाते हैं। तो पेशेंट को भी पता लग जाता है कि मुझे कौन से ऋतु में क्या आहार विहार रखना है, कैसा मेरा लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल होना चाहिए। लेकिन 1 साल तक कोई रुकता नहीं। और ऑलरेडी पेशेंट इतने जगह से ट्रीटमेंट करा के आता है तो वो इसी आस में आता है कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा, जबकि और देखे आए हो तो कम से कम 1 साल तो दीजिए। दूसरी बात आपने जो बोला कि नर्व, देखिए जितने भी नेचुरोपैथी में जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं दे आर वंडरफुल्स। और हम भी आयुर्वेद जो हमारा हॉस्पिटल है एक होलिस्टिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे एलोपैथी के डॉक्टर भी काम करते हैं, सर्जन है वो भी काम करते हैं, योगा के इंस्ट्रक्टर हैं, साथ में जितने भी और मॉडलिटीज हैं सब काम करती हैं। तो हमें एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब लोग मिलके एक पेशेंट के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि उसके डिजीज में उसको कितना लाभ पहुंचा सकते हैं। जो आपने एक बोला, शायद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए बोला आपने, उस पॉइंट्स पे भी अगर आप काम करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारे यहाँ आते हैं एक्यूपंक्चर्स वाले, एक्यूप्रेशर वाले, वो लोग, हम लोग उनको फ्रीली बोलते हैं हर पेशेंट पे आप कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम पेशेंट को ठीक करना, उसको किस तरीके से हम लाभ पहुंचा सकते हैं, चाहे विधा कोई से भी क्यों ना हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, जितनी भी और भी अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं सबको हमें क्लब करके एक पेशेंट के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो डेफिनेटली जो आपने बोला वो सारी चीजें कर सकते हैं डॉक्टर साहब। और पेशेंट के लिए आप जितना करते हो उसके साथ आप ये अगर क्लब करोगे तो मैं उम्मीद है कि आपके पेशेंटों में बहुत अच्छा लाभ आए। जी 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 डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक डॉक्टर यू सो साहब मच। तो अभी व्यस्त भी हैं, और काफी देर से हम उनकी व्यस्तता को देख भी रहे हैं कि वो उत्तर देते हुए भी बीच बीच में लगातार फोन आ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक तो हम में से बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि ये चूरन कौन सा है या क्या कहा था। तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो हम दीप पंजी जो है रिकॉर्डिंग आपके सामने दोबारा से इसको लगा देंगे, कुछ बिंदु भी लिख देंगे तो आप उसमें देख सकते हैं जो नाम इत्यादि दिए हुए हैं। तो हम धन्यवाद की तरफ है। और मैं क्वेश्चन जी क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, एक उनका क्वेश्चन ले लिया जाए। आदरणीय ठीक है, शांता कोचिंग तनेजा भी जी ले ले, और की। डॉक्टर जो श्रीमती शांता तनेजा जी भी हमारे बीच में है, वो तो वो शायद भी एक बार मैं चाहूंगा कि ओम कुछ सभी को ओम। कहें। मैंने 1-2 बार ओम बोला बीच में एक प्रश्न पूछने के लिए, पर मुझे लगा कि बाकी लोगों के प्रश्न ज्यादा थे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिनेश जी का बहुत बहुत पतंजलि परिवार की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने, मैं शुरू से जुड़ी थी कि एक नहीं 3-3 4-4 बार सिम्टम बताए। ये 4 सिम्टम मैं रिपीट किया, जैसे जैसे इन्होंने देखा 2-4-5 लोग और जुड़े हैं नए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताकि जो प्रॉब्लम एक ही है उस प्रॉब्लम को जो भी जुड़ा है वो एंड तक अच्छे से लाभ लेकर जाए।
और उसके बाद आप युगल जोड़ी का, सरोज जी का, अनिल जी का और पूरे जो इस परिवार के साथ जुड़े हुए सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, संडे को अक्सर जुड़ जाती हूँ। तो आप ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। डॉक्टर साहब से मेरा छोटा सा भी निवेदन था कि एक आपने बोला अश्वगंधा रिष्ट, एक अश्वगंधा चूर्ण होता है, एक अश्वगंधा के पत्ते लेते हैं। हम योगा की क्लास में बताते हैं कि जो मोटे हैं अश्वगंधा के पत्ते ले लें, पहले दो एक से शुरू करें, 3 4 5 7 बढ़ाते चले जाए, जैसे स्वामी जी हमें बताते हैं। और अश्वगंधा चूर्ण और अश्वगंधा रिष्ट में क्या फर्क है? जी बिल्कुल मैम, ये ना कल्प चिकित्सा में आता है बेसिकली। कोई भी हमारी जितने भी हर्ब्स हैं उसके 5 कल्प होते हैं। सबसे पहला सोरस निकाल सकते हो आप किसी का, ठीक है, यानी कि उस पत्ते को आपने निचोड़ लिया और उसका रस निकाल लिया। उसके बाद आप उसका चूर्ण बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसकी वटी बना सकते हो, फिर उसका आसव बना सकते हो और अरिष्ट। तो ये 5 कल्प होते हैं किसी भी औषधि के। अब देखिए होता क्या है, हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मोटापे के लिए जैसे रामदेव जी बताते हैं, तो इसमें जो बेसिकली जो चीजें होती हैं, जैसे अगर कोई आसव और अरिष्ट हमने बनाया तो डेट मीन्स वो बहुत ज्यादा हाईली पोटेंसी वाला होता है। अगर आप 10-20 पत्ते भी खा लोगे और अगर आपने उसी का अरिष्ट अगर बना के खा लिया, बेसिकली क्या है अरिष्ट क्या होता है, आपने उसको सड़ाया और उसके अंदर करके एल्कोहल की प्रॉपर्टी बनाई। और आपको भी पता है कि एल्कोहल तुरंत एब्जॉर्ब होता है वो तुरंत एब्जॉर्ब। देखिए यहाँ पे किसी ने 2 पैक लिए और वो उसकी मति भ्रम हो गई, वो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, पैर इधर उधर लड़खड़ाने लगे, तो कितनी तेजी से एब्जॉर्ब होता है। तो जो हमारा जो आचार्यों का जो कॉन्सेप्ट था कि आशावरिष्ठ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, उन्हें ये लगा कि अगर इस पेशेंट में हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हमें कोई ऐसा कल्प बनाना पड़ेगा जिससे कि वो बेटर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी कोशिकाओं तक जल्दी पहुंच जाए। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली। और जितने भी आसव अरिष्ट होते हैं वो बहुत ही हाईली उनमें पोटेंसी होती है और वो एब्जॉर्ब होकर के अपना काम शीघ्र करते हैं। और चूर्ण और अभी अभी होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जितने अरिष्ट होते हैं वो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। तो मुझे ऑलरेडी अश्वगंधा पित्त को बढ़ाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने बोला ना मोटापे वाले पेशेंट में बताते हैं, तो हमें क्या करना है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, यानी कि जो फैट एक्यूमुलेट है उसको हमें जल्दी से वहां पे क्या करना है, घटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज को बढ़ाना पड़ेगा जिससे इसकी बर्निंग हो। तो पित्त जो होता है उसका काम होता है जठर अग्नि के अंदर गर्मी को उत्पन्न करना। तो मेटाबॉलिज्म जब बढ़ेगा हमारा तभी हमारा फैट कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे कल्प हैं, रोग विशेष के अकॉर्डिंग, दोष विशेष के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कपी कच्चू का चूर्ण देना है। यहाँ पे चूर्ण क्यों बोला, क्योंकि अगर मैंने ये ऑलरेडी पित्त को इतने बढ़ाने वाले हैं, तो अगर इसका हमने अरिष्ट बना लिया तो बॉडी के बाकी जो धातु हैं उसका भी ये शोषण करने लगेगा, यानी कि उसको भी जलाने लगेगा। तो कहाँ पे किस रोग के अकॉर्डिंग चूर्ण देना है, कहाँ पे हमें अरिष्ट देना है, तो वो डिपेंड करता है कि दोषों की स्थिति क्या है और रोगों की स्थिति क्या है। अभी जोड़ों के दर्द में मैं किसी डॉक्टर के आयुर्वेदी उसके पास गई थी, तो अश्वगंधा चूर्ण में गोदंती रस है, वो भी पाउडर है, मिक्स करके उन्होंने बोला लेने से वो कैल्शियम बढ़ जाएगा और ये जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, लेती रहूं। और इसको अगर लगातार 2-3 महीने लूं तो नुकसान तो नहीं है? नहीं, देखिए मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, गुण विपरीत चिकित्सा हो रही है जो डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं, इसको गुण विपरीत चिकित्सा बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा अश्वगंधा चूर्ण है वो पित्त को बढ़ाने वाला है, और यहाँ पे जितनी भी जोड़ों की बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, या तो वात होंगी प्योर वातज या फिर वात कफज। तो ये अगर हम अपने पित्त के लेवल को बढ़ाएंगे तो वो कफ, क्योंकि गुण अलग है दोनों के, पित्त और वात के और कफ के, तो जब पित्त बढ़ेगा तो वात कफ अपने आप ही कम हो जाएगा। बाकी उन्होंने कैल्शियम के लिए आपको गोदंती दे दिया। गोदंती है क्या बेसिकली, आप लोगों को पता है? पत्थर तो चूर जो जैसे नमक होता है उसका। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग मत खाइए। गोदंती मतलब गाय के दांत का चूर्ण है वो, ठीक है। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो लोग गोदंती मत लीजिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंट को बता भी देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जाने अनजाने में उन लोगों का प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, ठीक है। तो लेकिन नहीं, बहुत अच्छा बिल्कुल स्रोत ठीक है। है। आज जो होता है वो तो कैल्शियम है ही ना। तो कोई भी ऐसा स्रोत जैसे गोदंती हो गया, मुक्ता शुक्ति हो गया, जो सीप होती हैं जो समुद्र से निकलती हैं, है ना, तो वो सारी चीजें क्या है उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है ये सब, ठीक है।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है। मेरे को तो पता ही नहीं था, बाय चांस मैंने शुरू ही नहीं किया और मिलाने की नहीं, आलस कर गई कौन मिक्स करे, तो आपने बता हाँ दिया। मैंने तो ये सुना था कि वो किसी जैसे नमक वगैरह हम पत्थरों से निकालते हैं, गोदंती कैल्शियम भी कई उसी बार में से निकलता है। एक्चुअली क्या है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट तो वहीं से है, बट ये क्या है, बहुत सारी फार्मेसीज ने नाम वही रखा है, उसको चेंज कर दिया है। वहां पे वो चट्टान से निकला हुआ कैल्शियम कर देते हैं, लेकिन वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे आचार्यों ने किया था वहां पे, देखिए गाय जो हम ऐसे ही नहीं बोलते उसे माता, उनके अंदर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसका काम होता ही नहीं है। मतलब वो जीते जी तो हमें सारी चीजें देती है, उनका जो जब मृत्यु हो जाती है तब भी उनकी एक एक चीज से एक एक औषधियां हमारे आचार्यों ने और महर्षियों ने बनाया है, ऐसे थोड़ा ना उनको माँ बोला गया है। ठीक है ना। थैंक यू डॉक्टर साहब, ठीक है, बड़ा थैंक टाइमली यू, बता थैंक दिया यू। आपने स्टूडेंट के बारे में, बहुत जी जी, अच्छा। ठीक 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 है। तो मैं समझता यदि हूँ सभी को स्पष्ट हो गया हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं आप यदि लोगों से समाप्त थैंक हो यू जाए करूंगा तो हेल्प करने के लिए। दीप जी जो हैं, हमारे सबसे ज्यादा ये जो मेडिकल वाला हमारा रविवार का कार्यक्रम होता है उसमें केंद्रीय भूमिका श्री दीपन जी की रहती है। दीप जी, आप कृपया धन्यवाद दें, शांति पाठ करें। दीप जी, आप अनम्यूट करें। नहीं हुआ अभी अनम्यूट। सॉरी, मैं कॉल पे था। थैंक यू डॉक्टर साहब, काफ़ी सुंदर जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतने सुंदर तरीके से आप हमें बात पित्त और कफ के बारे में बताते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लास को समापन से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस कीजिए। आपके चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से शांत। दोनों हाथों को जोड़ें, घर्षण करें, धन्यवाद करें उस प्रभु का। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें तेजी के साथ और उसको अपने चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे अपने आंखों को उंगलियों से सहलाते हुए खोलिए। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस क्लास प्रतिदिन 5:30 बजे से 7 बजे तक होती है। जो भी साधक योग और ध्यान और आसन करना चाहते हैं, आप अवश्य हमारी क्लास को ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मनीषा गुप्ता जी के डिवाइस से कौन जुड़े हुए हैं?